प्यारे विद्यार्थियों, आज सम्मिश्र विश्लेषण में हम आगे के व्याख्यान जो पूर्व में दिए गए हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर डॉक्टर दीपक राज जैन महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे उसमें पहला पॉइंट है बिंदु समुच्चय, जिसकी परिभाषा है सम्मिश्र समतल में बिंदुओं के समुच्चय को बिंदु समुच्चय कहते हैं। कोई तल है सम्मिश्र तल, उसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, उनका हम एक समुच्चय बना लें तो वो क्या कहलाएगा? बिंदु समुच्चय। अब दूसरी डेफिनेशन नेबरहुड के बारे में हम बात करते हैं। ये सम्मिश्र तल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इसमें एक सम्मिश्र तल में एक सम्मिश्र संख्या Z0 का प्रतिवेश उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिसके लिए मॉडुलस Z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा हो। स्पष्ट है, मॉडुलस Z माइनस Z0 का मतलब है कि एक डिस्क है यहाँ पे जिसका केंद्र Z0 है तथा उसकी त्रिज्या डेल्टा है। डेल्टा एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए क्योंकि किसी भी त्रिज्या का कोई ना कोई मान अवश्य होगा। इसे हम इस प्रकार से नोटिफिकेशन करते हैं, एन डेल्टा Z0 बराबर उन बिंदुओं का समुच्चय जो डेल्टा त्रिज्या Z0 केंद्र के सापेक्ष एक वृत्त के अंदर हो। ये स्पष्ट है, अंदर हो, बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद निष्कासित प्रतिवेश। प्रतिवेश और निष्कासित प्रतिवेश में सिर्फ अंतर इतना सा है कि निष्कासित प्रतिवेश में जिस बिंदु का प्रतिवेश ज्ञात करना है उसे शामिल नहीं करते। तो हम यहाँ पे जैसे Z0 का हम निष्कासित प्रतिवेश निकालना चाहते हैं तो वही Z0 के सापेक्ष केंद्र मानते हुए Z0 को एक डिस्क बनाएंगे जिसकी त्रिज्या डेल्टा होगी। अंदर के सभी बिंदु Z0 को छोड़कर वो Z0 के निष्कासित प्रतिवेश कहलाएंगे। अब हम चलते हैं समुच्चय का सीमा बिंदु। रियल एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि एक बिंदु होता है जो उसका सीमा बिंदु उसके बिल्कुल नेबरहुड में होगा, लेकिन सम्मिश्र तल के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। माना S इज सबसेट ऑफ C, ये हमेशा हम कहेंगे S सबसेट ऑफ C क्योंकि S जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का अरिक्त समुच्चय हम मानते हैं। अब Z0 इस समुच्चय S का सीमा बिंदु कहलाता है यदि Z0 के प्रत्येक निष्कासित प्रतिवेश में S का कम से कम एक बिंदु अवश्य हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि Z0 का जो निष्कासित प्रतिवेश है और समुच्चय S है, अगर हम उसका इंटरसेक्शन लें तो वो हमेशा कम से कम उसमें एक अवयव अवश्य होगा। लेकिन बच्चों ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सीमा बिंदु जो Z0 है वो समुच्चय S में हो ये आवश्यक नहीं है। उसके प्रतिवेश में S के कुछ बिंदु होने चाहिए।
अब हम बात करते हैं, जब बिंदुओं की हमारी को बात हो रही है तो कुछ बिंदु इंटीरियर में होंगे, कुछ एक्सटीरियर होंगे और कुछ उसकी बाउंड्री पे होंगे। सबसे पहले आंतरिक बिंदु, माना एस सबसेट ऑफ सी, तो एक बिंदु Z0 जो कि एस का है, इस समुच्चय का आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि Z0 का कम से कम एक प्रतिवेश S में विद्यमान होना चाहिए। ये चित्र में मैंने बिल्कुल दिखाया आपको, ये आप देख सकते हैं Z0 का एक प्रतिवेश है जो कि S के अंदर विद्यमान है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Z0 का प्रतिवेश सबसेट ऑफ S होगा तो वो प्रतिवेश आंतरिक बिंदु होंगे। अब बाह्य बिंदु अपन बात करें तो बाह्य बिंदु में वो सबसेट नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, सीधा सीधा सा है। तो डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी, S सबसेट ऑफ C हो तो एक बिंदु Z0 समुच्चय S का बाह्य बिंदु कहलाएगा यदि Z0 का कम से कम एक प्रतिवेश समुच्चय S में विद्यमान न हो। इसके बाद परिसीमा बिंदु होता है। परिसीमा मतलब उसकी समुच्चय की परिधि पर होनी चाहिए। तो उसमें कुछ बिंदु जैसे बाहर हो सकते हैं, कुछ बिंदु उसकी परिधि के अंदर हो सकते हैं प्रतिवेश में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, माना S सबसेट ऑफ C, तो एक बिंदु Z0 समुच्चय S का परिसीमा बिंदु होगा यदि Z0 के प्रतिवेश के कुछ बिंदु समुच्चय S में व कुछ बिंदु समुच्चय S के बाहर हो। इस प्रकार से तीनों बिंदु हो गए। अब कुछ समुच्चय जो विशेष प्रकार के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्युत्पन्न समुच्चय। इसमें हमने लिया अगर S सबसेट ऑफ C है तो समुच्चय S के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय, सभी सीमा बिंदु आ जाए उसका समुच्चय S का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। समवर्ग समुच्चय क्या होता है कि उसके अंदर समुच्चय S और व्युत्पन्न समुच्चय दोनों समावेशित हो, जिसे हम S बार से डिनोट करते हैं। तो S बार बराबर क्या हो गया, S यूनियन S डैश। S डैश क्या है, व्युत्पन्न समुच्चय। जैसे मान लीजिए S बराबर है आइटा, आइटा बाई 2, आइटा बाई 3 ऐसे है। अगर इसका सीमा बिंदु लेते हैं तो केवल एक 0 आता है। इसका मतलब वो पूरा समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय हम बात करें तो S डैश बराबर 0 ब्रैकेट में होगा। तो समवर्ग समुच्चय में S के अवयव भी होने चाहिए और ये व्युत्पन्न समुच्चय भी होना चाहिए। तो समवर्ग समुच्चय S बार बराबर क्या हो गया, 0, आइटा, आइटा बाई 2, आइटा बाई 3 ऐसे सो ऑन। अब आता है समवृत्त। समवृत्त मतलब क्लोज सेट। इसकी डेफिनेशन है यदि S सबसेट ऑफ C हो तो समुच्चय S समवृत्त समुच्चय होगा यदि S के सभी सीमा बिंदु S में विद्यमान हो। अब सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या था, व्युत्पन्न समुच्चय था। तो व्युत्पन्न समुच्चय सबसेट ऑफ S हो तो हम क्या कहेंगे कि वो एक क्लोज सेट है। अब S सबसेट ऑफ S डैश तो होता ही है। तो अब अपन देखते हैं S बार के बारे में बात करें। S बार बराबर होता है S यूनियन S डैश। अब S डैश सबसेट ऑफ S है क्लोज सेट में, तो क्लोज सेट के अंदर S बार बराबर S होगा। S बार क्या था आपका, समवृत्त समुच्चय। तो समवृत्त समुच्चय और समुच्चय अगर बराबर हो तो वो क्लोज सेट कहलाता है। अब अपन बात करते हैं
ओपन सेट की, तो ओपन सेट की बात करें तो वही अपन कहेंगे एस सबसेट ऑफ सी, ये तो हमेशा कह रहे हैं। तो समुच्चय एस विवर्त समुच्चय कहलाता है यदि एस का प्रत्येक बिंदु एस का आंतरिक बिंदु भी हो, मतलब ऐसा होना चाहिए एन जेड जीरो सबसेट ऑफ एस, आंतरिक बिंदु होना चाहिए। तो अगर वो आंतरिक बिंदु है तो वो क्या कहलाएगा, ओपन सेट भी कहलाता है। इसके बाद आता है कनेक्टेड सेट। एक विवर्त समुच्चय एस कनेक्टेड समुच्चय कहलाता है यदि इसके किन्हीं दो बिंदुओं को रेखाखंडों के ऐसे पथ से जोड़ा जा सके जिनके सभी बिंदु एस में विद्यमान हो। जैसे हमने कोई एक मॉडुलस जेड लेस देन एप्सिलॉन लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब एक डिस्क है जिसकी त्रिज्या एप्सिलॉन है लेकिन बिंदु सारे के सारे उसके अंदर है। अब इसके बाहर निश्चित रूप से एक ऐसी डिस्क बनाई जा सकती है जो कि मॉडुलस जेड लेस देन एप्सिलॉन को समावेशित कर सके, तो वो हमने डिस्क बना दी S1। अब S1 और मॉडुलस जेड के बीच के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट लिए। अब 2 पॉइंट लिए, मान लो A और B। अगर ये रियल डेफिनेशन में होता, रियल एनालिसिस होता, तो A और B को हम एक रेखा से मिलाते। रेखा से मिलाते तो AB के बीच में जितने भी बिंदु आते वो कुछ बिंदु उस क्षेत्र के बाहर भी होते। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं के ऐसे पथ से, मतलब एक से अधिक रेखाएं हो सकती है। तो हमने ए और बी के लिए हमने ऐसे रेखा खींची, एक तो AC खींची, फिर C को B से मिला दिया। अब AC और CB के बीच में जितने भी बिंदु हैं वो सबके सब उभयनिष्ठ एरिया में आ रहे हैं, इसलिए S1 क्या हो गया, कनेक्टेड सेट हो गया। अब मान लो हमने एक ऐसा लिया कि मॉडुलस Z जो है लेस देन 1 है, ऐसा हमने ले लिया है। एक सेट हमने लिया था ऐसा, पहले वाला जो लिया था वो ऐसा लिया था कि मॉडुलस Z 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो उस वाली बात थी। अब हमने लिया है कि मॉडुलस Z जो है लेस देन 1। अब मॉडुलस Z लेस देन 1 है, इसका मतलब सारे के सारे बिंदु रेडियस त्रिज्या 1 का जो डिस्क बना है उसके बाहर है, एक्सपेंड कर रहे हैं बाहर। एक्सपेंड कितना कर रहे हैं पता नहीं, अनंत तक जा रहे हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम एक ऐसी और डिस्क बना सकें जिसमें S2 समावेशित हो सके। अब हमने मान लो फिर भी एक बना दी कि मॉडुलस Z-3 लेस देन 1, जिसका केंद्र 3 है। अब दो बिंदु अगर हम A और B लेते हैं तो क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर समावेशित नहीं है, A और B एक दूसरे में समावेशित नहीं है, तो निश्चित रूप से किसी भी पथ से जाएं A और B के कुछ बिंदु कॉमन एरिया के बाहर होंगे। जब ये बाहर होंगे, कॉमन एरिया है ही नहीं पहली बात तो जब ये बाहर होंगे तो ये क्या कहलाएगा, कनेक्टेड सेट नहीं होगा। अब हम बाउंडेड सेट की बात करते हैं। एक समुच्चय S एक परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि धनात्मक संख्या k के लिए मॉडुलस Z लेस देन k हो, तो S उसका बाउंडेड हो जाएगा। निश्चित रूप से हुआ है कि जिसके अंदर अंदर सारे हैं Z के अवयव, तो बाउंडेड हो जाएगा। जैसे अपन ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है मॉडुलस
जेड लेस देन 1 बाउंडेड है, क्योंकि इसके बाहर हम एक ऐसा अनावरण खींच सकते हैं कि सारे के सारे बिंदु उस अनावरण के अंदर होंगे। लेकिन जब मॉडुलस जेड ग्रेटर देन बात करेंगे तो ये एक्सपेंड कर रहा है, तो हम ऐसा कोई अनावरण नहीं कह सकते इसमें कि जो सारे जेड के जितने भी प्रतिवेश है उसको समाविष्ट कर सके, तो ये अनबाउंडेड होगा। अब हम चलते हैं आगे कंपैक्ट सेट की तरफ। कंपैक्ट सेट वही समुच्चय होगा जो बाउंडेड हो और सभी सीमा बिंदु इसमें समावेशित हो, तो वो कंपैक्ट सेट कहलाता है। जैसे मॉडुलस जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। अब एक इसी पे प्रमेय अपन सिद्ध करते हैं। प्रत्येक समवृत्त एवं परिबद्ध समुच्चय सहन समुच्चय होता है। एक हमने वर्ग के अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया है, उसके अंदर कोई समुच्चय ए लिया है, और ये विरोधाभास विधि से सिद्ध करने के लिए हमने मान लिया है कि एक ऐसा विवर्त आवर्त ए आई इसमें विद्यमान है जिसका कोई परिमित उपावर्त विद्यमान नहीं है। अब हमने इसको जो लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको 4 भागों में बांटा, बराबर 4 भागों में एक्सिस में। अब इनमें से कम एक ऐसा भाग अवश्य है जिसके आवरक का कोई भी परिमित उपावरक विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि ए परिबद्ध भी है, तो हम ये कह दिया भाई ए सबसेट ऑफ A0 तो है, A0 पूरा हो तो। अब उसमें हमने 4 भाग मान लिए, तो एक में हमने मान लिया कि भी इस प्रकार से नहीं है, तो वो हमने ऐसा माना कि A1 है। A1 ऐसा भाग है चारों में से जिसमें कोई भी परिमित उपावर्त विद्यमान नहीं। अब वापस हमने A1 के 4 भाग किए बराबर, और फिर हमने माना उसके अंदर कि इन चारों भागों में से एक भाग ऐसा है जिसके अंदर कोई परिमित उपावर्त विद्यमान नहीं है, वो हमने मान लिया A2। और ये प्रक्रिया हम दोहराते रहे। दोहराते हम लास्ट के अंदर एक ऐसा समवृत्त वर्गों का समुच्चय या अनुक्रम हमें प्राप्त हो जाता है कि A इंटरसेक्शन AN के लिए आवर्त AI का कोई भी परिमित उपावर्त विद्यमान नहीं है। अब हम चले कि जो उपवर्ग AN है उनकी भुजा की लंबाई जो अब देखें तो वो भुजा की लंबाई इस प्रकार से प्राप्त होगी, O बटा हुआ 2 की घात n-1, जो कि 0 की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अब एक बिंदु Z0 ऐसा विद्यमान होगा जो सभी उपवर्गों में भी विद्यमान होगा, क्योंकि एक क्लोज है तो Z0 बिलोंग टू A हो गया। अब AI A का विवर्त आवरक है, Z0 बिलोंग टू A है, Z0 बिलोंग टू A0 भी है, जहाँ A0 आवरक का एक समुच्चय है। चूंकि हमने ये माना है A0 विवर्त समुच्चय है, इसका मतलब n एप्सिलॉन Z0 सबसेट ऑफ A0 होगा, परंतु AN किसका सबसेट है? n एप्सिलॉन Z0 का। तो ये एक विरोध को दर्शाया जाता है। अगर ये विरोधाभास है तो इसका मतलब जो हमने पहले माना था वो सही है और प्रमेय स्वतः सिद्ध है। अब हम इस व्याख्यान के लास्ट टॉपिक जोड़दार चाप के बारे में बात करते हैं। माना xt yt वास्तविक सतत फलन है, जहाँ t बिलोंग टू अल्फा बीटा सबसेट ऑफ R है,
तो सम्मिश्र समतल में समीकरण z बराबर xt प्लस आइटा yt से निर्धारित z बिंदुओं का सतत चाप है। यदि चाप के किसी बिंदु z1 के लिए z1 बराबर xt प्लस आइटा yt जहाँ t के अल्फा बीटा अंतराल में एक से अधिक मानों के लिए संतुष्ट हो तो z1 चाप का एक बहुल बिंदु होता है और सम्मिश्र समतल का एक सतत चाप जोड़दा चाप कहलाता है यदि इसका कोई बहुमूल्य बिंदु न हो तो वो जोड़दा चाप होगा। अब सरल समवृत्त जोड़दा वक्र। किसी सतत चाप z बराबर xt प्लस आइटा yt जहाँ अल्फा और बीटा इस प्रकार से हो कि अल्फा लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू बीटा, तो दोनों सिरों के दोनों बिंदु t बराबर अल्फा और t बराबर बीटा के संगत प्राप्त होते हैं और संपाती हो तो सरल समवृत्त जोड़दा वक्र कहलाते हैं। अब जोड़दा वक्र की प्रमेय का कथन है, अपने प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ आगे कक्षाओं में है। कथन देखते हैं। सम्मिश्र समतल में प्रत्येक सरल बंध जोड़दा वक्र समतल के दो विवर्त प्रांतों में विभाजित करता है जिनकी परिसीमा उपवक्र द्वारा निर्धारित होती है। आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। इसी के लिए साथ धन्यवाद।